discuss about NCERT Class 8 Chapter 2, which is From Trade to Territory. First of all, we will try to understand the name of the chapter, which is From Trade to Territory. मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की कंपनी है वो इंडिया में ट्रेड के पर्पज़ से आई थी और वो टेरिटरी ऑक्यूपाई करने वाली कंपनी कैसे बनी, हमें इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इंडिया में अपनी पावर कैसे स्टैब्लिश की, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले औरंगजेब के बारे में दिया हुआ गया है, जो कि एक मुग़ल एम्परर है। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर। औरंगजेब जो है मुग़ल अम्पायर का लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर है, यानी कि उसके बाद और भी रूलर हैं लेकिन वो वीक सक्सेसर्स हैं, और पावरफुल लास्ट मुग़ल रूलर कौन है, वो औरंगजेब है। इसके बाद के जो रूलर हैं उनकी पॉलिसीज़ बहुत वीक हैं। इसके बाद मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा है, और मतलब कि मुग़ल एम्पायर जो अपने एक्सट्रीम पर था औरंगजेब के टाइम, उसका डिक्लाइन होने लगेगा औरंगजेब के बाद उसके सक्सेसर्स की पॉलिसीज़ की वजह से। ही एस्टैब्लिशेस कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया, यानी कि उसने अपना जो है कंट्रोल बहुत ही लार्ज पार्ट पे इस्टेब्लिश किया था, उसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, उसकी डेथ, औरंगजेब की डेथ 1707 में हो जाती है। मैनी मुगल गवर्नर, सूबेदार एंड बिग जमींदार बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिश रीजनल किंगडम, और जो उसके अम्पायर में जो गवर्नर्स होते हैं, सूबेदार्स होते हैं, बिग जमींदार्स होते हैं, जब उन्हें लगता है कि हाँ जो हमारा एम्पायर है वो वीक होने लगा है, तो वो अपनी जो है अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो अपने अपने रीजनल किंगडम बनाने लगते हैं। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, और जैसा कि आप जानते हैं कि पावरफुल रीजनल किंगडम्स इंडिया के बहुत सारे रीजन में इमर्ज होने लगे थे, जैसे कि अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है। ये सारे जो है पावरफुल रीजनल किंगडम्स हैं जो कि बहुत ही वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में इमर्ज होने लगे थे। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, जो दिल्ली जो मुग़ल एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, अब वो एक इफेक्टिव सेंटर की तरह वर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब रीजनल किंगडम्स बनने लगे हैं। वो अब अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो दिल्ली एक अब सेंटर की तरह वर्क नहीं कर पा रही है। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में अगर हम देखें तो हाउ एवर अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग इन ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, तो एक न्यू पावर इमर्ज हो रही है, विच इज़ ब्रिटिशर्स। डू यू नो दैट द ब्रिटिशर्स ओरिजिनली केम एज अ ट्रेडिंग कंपनी, क्या आपको पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में एक ट्रेडिंग कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से आए थे, एंड वर रिलक्टेंट टू अक्वायर टेरिटरीज, और वो किस चीज़ के रिलक्टेंट हो गए, अक्वायर टेरिटरीज को अक्वायर करने लगे। हाउ देन डिड दे बिकम टू बी मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर, तो वो इतने बड़े वास्ट एम्पायर के मास्टर कैसे बने। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ दिस केम अबाउट, तो इस चैप्टर में हमें यही सब देखना है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र के बारे में दिया गया। बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन, जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो लास्ट एम्परर हैं मुग़ल एम्पायर के, यहाँ से मुग़ल एम्पायर का एंड हो जाता है, तो बहादुर शाह जफ़र लास्ट एम्परर हैं। बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन, बहादुर शाह जफ़र को और उसके जो सन्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है कैप्टन हडसन के द्वारा। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुग़ल रूलर, तो औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल मुग़ल रूलर नहीं है, उसके बाद जो भी हैं वो वीक मुग़ल रूलर हैं। बट मुग़ल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबलिकली इम्पॉर्टेंट, तो औरंगजेब के बाद जो रूलर हैं वो बस सिंबलिकली इम्पॉर्टेंट हैं, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं पहले वाले की तरह, जैसे हमारे अकबर हैं, बाबर हैं, हुमायूं हैं, ये सब बहुत ही पावरफुल रूलर माने जाते हैं, और जो औरंगजेब के बाद रूलर आएंगे वो वीक हैं। इन फैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, अगर हम देखें तो 1857 में जो रिबेलियन हुआ था, 1857 रिबेलियन, वो बहादुर शाह जफ़र के टाइम में हुआ था। उस टाइम उस रिबेलियन के रूलर बहादुर शाह जफ़र को बनाया गया था। वंस द रिवॉल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, तो जब रिवॉल्ट जो है रिवॉल्ट को पुट डाउन कर लिया गया कंपनी के द्वारा, इस रिवॉल्ट में इंडियन हार जाते हैं,
और कंपनी जो है फिर से जीत जाती है। तो ये रिवॉल्ट जो है, इस रिवॉल्ट के अगर हम लीडर देखें तो वो बहादुर शाह जफ़र होते हैं। बहादुर शाह जफ़र वॉज फोर्स टू लीव द किंगडम। बहादुर शाह जफ़र जब हम लोग हार जाते हैं तो बहादुर शाह जफ़र को फोर्स किया जाता है किंगडम को लीव करने के लिए। एंड हिज सन वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और उसके सन्स को मरवा दिया जाता है। फिर आगे हमको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई इंडिया में। तो इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट में आई। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर जो है अक्वायर हुआ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो इंग्लैंड की क्वीन है, उनके द्वारा। तो इंग्लैंड की क्वीन जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, उन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर अक्वायर किया, विच इज़ ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। और उसमें क्या हुआ, राइट टू ट्रेड दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट में जाकर वो ट्रेड कर सकते हैं। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी अब ईस्ट में जाकर ट्रेड नहीं करेगी। ओनली वन द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड कर सकती है, इंग्लैंड की और कोई कंपनी वहाँ पर जाकर ट्रेड नहीं कर सकती है। इंग्लैंड से सिर्फ एक ही कंपनी वहाँ पर ट्रेड करने जाएगी, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन। तो इस चार्टर से कंपनी जो है ओशियन के अक्रॉस वेंचर कर सकती थी, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, और न्यू लैंड्स को खोज सकती थी, फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइजेस, जिससे कि वो उस लैंड से गुड्स को चीप प्राइसेस पे ख़रीदे और यूरोप में आकर उन चीज़ों को महंगे हायर प्राइसेस पे बेच सके। यानी कि इस चार्टर से उन्हें ये एक राइट मिल गया था कि वो किसी न्यू लैंड पे जाकर गुड्स को चीप प्राइसेस पे बाय कर सकती हैं और यूरोप में आकर उन्हें हायर प्राइसेस पे सेल कर सकती हैं। और द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, और कंपनी को ये कोई फियर नहीं था कि किसी और इंग्लिश कंपनी से उसे ट्रेडिंग करना पड़ेगा। यानी कि इंग्लैंड से तो सिर्फ एक ही कंपनी ट्रेड कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि कोई भी इंग्लिश कंपनी उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती है। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन। उस टाइम की जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी वो कैसे प्रॉफिट करती थी, एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को कम करके, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, और वो चीज़ों को चीप प्राइसेस पे खरीदती, उन्हें हायर प्राइसेस पे सेल करती थी। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट, और जो ये रॉयल चार्टर था ये और यूरोपियन पावर्स को ईस्टर्न मार्केट में आने से रोक नहीं सकता था। इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी तो वहाँ पर उसको मतलब कि वो नहीं जा सकती ईस्ट में ट्रेड करने, लेकिन यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप में और भी तो कंट्रीज़ हैं, वो जाकर वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यूरोप के जो अदर कंट्रीज़ हैं वो जाकर ट्रेड वहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि ये चार्टर पूरे यूरोप के कंट्री को नहीं रोक सकता था कि वो ईस्ट में जाकर ट्रेड ना करें। By the time the first English ship sailed down the west coast of India, और इसी टाइम में फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल करती है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका को, राउंड द केप ऑफ गुड होते हुए, एंड क्रॉस द इंडियन, और इंडियन ओशन को क्रॉस करती है। द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और जब इंग्लिशर्स ब्रिटिशर्स वहाँ पर पहुँचते हैं उसके पहले पोर्टुगीज़ वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं, यानी कि पोर्टुगीज़ सबसे पहले आए होते हैं इंडिया में। द पोर्टुगीज़ हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशेस पोर्टुगीज़ का जो है ऑलरेडी प्रेजेंस था वहाँ पर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, और उनका गोवा में जो है बेस इस्टेब्लिश हो चुका था। इनफैक्ट इट वॉज वास्को ड गामा, और वो कौन था, वास्को ड गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। वास्को ड गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर है हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। उसने इंडिया के लिए एक सी रूट फाइंड किया था 1498 में। यानी कि वास्को ड गामा ने जो है जो ये वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप होते हुए जो रूट है वो वास्को ड गामा ने फाउंड किया था 1498 में। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean, और 17th centuries में डच भी जो है possibilities फाइंड कर रहे थे कि वो इंडियन ओशन में ट्रेड कर सकें। Soon the French traders arrived on the scene, और जल्द ही
फ्रेंच ट्रेडर्स भी इस सीन में अराइव हो गए। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच की कंपनीज, डच की कंपनीज, पोर्टुगीज़ की कंपनीज और ब्रिटिशर्स की कंपनीज, ये सारी कंपनीज एक ही चीज़ को खरीदने में इंटरेस्टेड थी, विच इज़ द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। वो क्या था? फाइन क्वालिटी का वो जो कॉटन और सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस होता है, उसका एक बिग मार्केट था यूरोप में। पेपर, क्लोथ, कार्डमम एंड सिनामिन्स टू वर इन ग्रेट डिमांड्स। और पेपर, क्लोथ, कार्डमम और सिनामिन्स ये भी जो है बहुत ग्रेट डिमांड में थे यूरोप में। Competition amongst the European companies inevitably pushed the prices at which these goods could be purchased. तो competition among the European, जो इन यूरोपियन कंपनीज के बीच competition था, inevitably pushed up the prices ने क्या किया कि जिस प्राइजेस पे वो पहले चीज़ों को खरीद सकते थे उसके प्राइजेस अब बढ़ चुके थे। यानी कि पहले जब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, इतनी सारी कंपनीज इंडिया में नहीं आई हुई थी, तो चीज़ें चीप प्राइसेस पे थी। लेकिन अब जब इतनी सारी कंपनीज एक ही चीज़ की डिमांड कर रही हैं तो उन गुड्स का जो है प्राइसेस हाई हो जाएगा, यानी कि उन चीज़ों का प्राइस हाई हो चुका था। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। और इसने जो है अब जो कंपनीज वो प्रॉफिट अर्न कर रही थी उस प्रॉफिट को कम हो गया। यानी कि पहले वो चीप प्राइसेस पे ख़रीद लेती थी और हाईयर प्राइसेस पे जाकर यूरोप पे सेल कर देती थी। लेकिन अब यहाँ पर सारी कंपनीज एक ही चीज़ की डिमांड कर रही हैं, तो डिमांड करने पर जो है उन चीज़ों का, उन गुड्स का जो है प्राइजेस हाई हो गया है, तो उनके बीच जो उनका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कम हो गया है। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। तो अब एक ही रास्ता था कंपनीज को फ्लरिश होने का, कि हम राइवल कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर दें या राइवल कॉम्पिटिटर्स को कम कर दें। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लीड टू फियर्स बैटल। और द अर्ज टू सिक्योर मार्केट, वो अब अपने मार्केट को कैसे सिक्योर करना चाहती थी? तो वो अब अपने मार्केट को सिक्योर करने के लिए अब बैटल स्टार्ट हो गए थे इन कंपनीज के बीच। ये कंपनीज एक दूसरे से बैटल करना स्टार्ट कर दी थी। थ्रू द 17 and 18 सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स। और 17 और 18 सेंचुरी में ये जो है कंपनीज जो है एक दूसरे के शिप को शैंक कर देती थी, ब्लॉकेडेड रूट्स, उनके रूट्स को ब्लॉक कर देती थी, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। और जो इसके राइवल शिप होते थे उनको प्रिवेंट करती थी मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड। वो जो उन्होंने गुड्स किया है उसको हमने अब बैक टू यूरोप ना कर पाएँ। द ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद आर्म्स। और अब ट्रेड आर्म के साथ होने लगा, यानी कि अब उन्होंने तोपे ओपे गोला बारूद रखना स्टार्ट कर दिया है। एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। और ट्रेडिंग पोस्ट जो थी उनको फोर्टिफिकेशन से प्रोटेक्ट किया जाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।